हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि आपके टेस्ट सीरीज वगैरह बनाने थे, तो काफ़ी पेपर्स वगैरह बनाना था। इस वजह से टेस्ट सीरीज आपका ज़्यादा ज़रूरी था, तो आपके कुछ टॉपिक्स रुके हुए थे। ठीक है, अब जो है लगभग सब कुछ फॉर्मेट तैयार हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट बनता रहेगा और आपके लेक्चर्स भी कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है ना। तो जितना हमने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, जो भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो आज का एक टॉपिक होगा, उसका नाम है रेडियस रेशियो। बेटा हेड डालो, रेडियस रेशियो, और शॉर्टकट में मैं इसको आरआर लिखूंगा। लिखो बेटा फटाफट, हेड डालो। लिखा बच्चों? तो अब रेडियस रेशियो बेटा जो है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर है ना और वॉइड के बारे में बताता है। रेडियस रेशियो हमको क्या बताता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए, पहली बात ध्यान समझना, ये आयनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होगा, और ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड्स का नेचर, ये सब तरीके की बातें हमको इंफॉर्मेशन देता है। तो एक लाइन पहले लिखो, लिखो रेशियो ऑफ cation to anion, ratio of cation to anion determine structure of ionic compounds as well as coordination number, कोऑर्डिनेशन नंबर के नीचे अंडरलाइन करो फटाफट, आयनिक कंपाउंड के नीचे अंडरलाइन करो फटाफट। लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, रेडियस रेशियो, राइट, यानी कि ये होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन बच्चों होता है रेडियस ऑफ एनायन। क्या होता है? रेडियस ऑफ एनायन। बेटा मेरी बात समझो, कैटायन को R प्लस लिखेंगे और ये लिखेंगे R माइनस। लिखो, तो हम इनडायरेक्ट में ये कह सकते हैं कि RR जो होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। बॉक्स में डालो। लिखा? लिखा बच्चों? लिखा बेटा? अब फटाफट अब एक लाइन लिखो, स्टार बना के लिखना, दूसरे पेन से लिखो। रेडियस रेशियो एक्सप्लेन टाइप ऑफ वॉइड्स, है ना, टाइप ऑफ वॉइड्स एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो बेटा मेरी बात देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, थोड़ा सवाल को समझिएगा, है ना, सवाल को समझिएगा कि किस तरीके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बेटा अगर मैंने किसी प्रॉब्लम में R कैटायन दे रखा है, यानी कि ये गिवन कर रखा है, सवाल में गिवन है, और R एनायन सवाल में ये भी गिवन है, राइट, और इसकी वैल्यू अगर मैंने मान लिया जाए कि 0.514 आ रही है, राइट, अगर मैंने ये सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है, और ये आपने सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है, राइट, तो हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि इसमें किस तरीके के वॉइड्स की पॉसिबिलिटीज है। तो बच्चों एक बात मेरे को देखो, यहां मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये वैल्यू आपको याद करनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे कि अगर 0.514 कहां एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच में टैली करेगा नहीं करेगा भाई, इसके बीच में टैली करेगा। जब इनके बीच में टैली करेगा तो ये जो वॉइड बनाएगा वो क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल। देखो क्या लिखा है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। इज दैट क्लियर?
चलो मैं एक और बोलता हूं कि अगर मैंने सिचुएशन को कुछ ऐसा डील किया हुआ है कि आर कैटायन ये सवाल में गिवन है, हाँ, और इसके बाद लिखा हुआ बच्चों आर एनायन ये भी सवाल में गिवन है, और ये जो वैल्यू आ रही है 0.414 आ रहा है, अगर ये सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, तो हमने पूछा बताइए किस तरीके का। तो देखो बच्चों कहां ये टैली कर रहा है, इसके बीच में यहां, तो इसमें कौन सा होगा बताओ, टेट्राहेड्रल वाइड। इज अ क्लियर? तो पहला तो ये सवाल समझ में आया कि भाई ये सवाल पूछा कैसे जाता है, इसको नोट करो पहले। अच्छा अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर लें। एक और एग्जांपल कि हमने r प्लस दे रखा है, r माइनस दे रखा है, ये सवाल में गिवन है, हाँ ये सवाल में गिवन है और ये भी सवाल में गिवन है, राइट। और हमने कहा कि भाई मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.225, ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक। तो एक बात बताओ इसका, अब देखो ये कहां टैली कर रहा है, यहां पर आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा बताओ, लिखा हुआ है 3। तो सवाल पूछता है इस तरीके से। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने मान लिया r प्लस सवाल में गिवन है, खूब सवाल पूछता है इस तरीके से, और r माइनस ये भी सवाल में गिवन है, हाँ, और ये वैल्यू मान लिया जाए कि 0.682 आ रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। अब 0.682 कहां आ रहा है, कहां टैली करेगा बताओ, ये कहां टैली करेगा, इसके बीच में टैली करेगा, यानी कि इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसको देखते ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेथड समझ में आया? बिल्कुल आया, नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको नोट किया? नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखो, रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब समझो, इसका मतलब मैंने देखो क्या लिखवाया कि भाई रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक, ये मैंने आपसे कहा। अब इसमें देखो एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, मैं आपको सवाल बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। उसने कहा हुआ है कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास दे रखा है 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास दे रखा है 4, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है 4, और मैंने पूछा बताइए मेरे को चाहिए स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए बच्चों मैंने क्या बताया कि जितना ज्यादा रेडियस रेशियो होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे ज्यादा कहां है, यहां पर है कि नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में, तो सबसे ज्यादा यहां होगा और सबसे कम यहां होगा। देखो इस तरीके का सवाल तो पूछा गया है। लेकिन एक और टाइप का सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ये कह देता है कि भाई एक मेरे पास CSCl है और एक मेरे पास NaCl है और एक मेरे पास ZnS है और एक मेरे पास जो है B2O3 है, राइट। अगर सवाल ये पूछ लेता है कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, सवाल देखो बिल्कुल अलग सा है ना, कंफ्यूज करने वाला। तो अब देखो जरा ध्यान से कि ऐसे प्रॉब्लम में मेरे को स्टेबिलिटी निकालना है, तो मैं जानता हूं कि इसका रेडियस रेशियो कितना है, देखो मैंने लिखवाया है, ये सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस केस में 8 दिख रहा है ऊपर। अच्छा इस केस में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रखा है 6, बेटा जी इस केस में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है 4, और इस केस में देखो बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है 3। तो अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इज दैट क्लियर? चल फटाफट लिखो जरा।
लिखा बेटा? अभी जरा टेबल बना लो बच्चों, एक टेबल बनाओ जरा, इसको, इस टेबल को बनाओ। लिखा बच्चों? अब एक बात और सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। अब यहां तक जो हमारे बुक्स वगैरह में दे रखा है, यहां पर दो बातें हमें विशेष करनी है। मेन बात, पहली बात, नोट करके लिखना बनता है। देखो, जो स्टार्टिंग मैंने किया है वो 0.155 से किया है। अगर हमारा रेडियस रेशियो जो है लेस होगा 0.155 से, तो इसका मतलब ये होगा हाईली अनस्टेबल। क्या होगा? हाईली क्या होगा? अनस्टेबल होगा। एक बात। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है? 1.00, राइट। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है कि अगर रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? तो हमारा दूसरा पॉइंट भी बनता है यहां पर, पॉइंट, इसको नोट 1, इसको नोट बी। इफ है ना, इफ वैल्यू, अगर वैल्यू जो है मोर देन वन, एक से ज्यादा आ जाए, देन रेडियस रेशियो is written as देखो r माइनस अपॉन r प्लस, उल्टा, बराबर क्या है? उल्टा लिखेंगे। हालांकि पूछा तो नहीं गया है, पूछा आपसे नहीं गया है, लेकिन हो सकता है JEE में पूछ लिया जाए। ठीक है, नोट करो। लिखा बच्चों? बेटा लिखा? अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड। मैं लिख दूं क्या? कंडीशन फॉर stability of ionic compound by use of radius ratio। लिखो, by use of radius ratio। ठीक, अब इसमें ABCD करके शुरू करें। पहला पॉइंट लिखा है, कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन टचिंग फॉर्म, राइट। मतलब ये देखो कैटायन है, ये क्या है? कैटायन है। और ये क्या है बेटा? ये हमारा एनायन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा माइनस लगा दिया, माइनस का मतलब हो गया एनायन, है ना। तो एनायन से डायरेक्टली कैटायन लगा हुआ है, कैटायन से डायरेक्टली एनायन लगा हुआ है, एक ही बात है। अब यहां पर ये भी कह सकते हो, देखो ये हमारा कैटायन है और ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा एनायन है, दिखाई दे रहा है। तो कैटायन और एनायन हमेशा क्या होंगे? टचिंग फॉर्म में होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात लिखो, नोट करो फटाफट। लिखा? बी पॉइंट लिखो, इन 99% केसेस
in 99% cases anion not touches anion not touches to other anion। ऐसा क्यों? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना। ये हमारा कैटायन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? एनायन है। पहले ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। ये हमारा क्या है? एनायन है। थोड़ा सा बढ़िया स्ट्रक्चर बना लेना तुम लोग। ये हमारा एनायन है इस तरीके से, ठीक है। टच कर दे थोड़ा सा, ठीक है। चलो टच करते हुए बनाते हैं। ये टच हो गया थोड़ा सा, और एक टच करते हुए बना दिया। अब ध्यान सुनना, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। इसका मतलब इस केस में क्या है? इस केस में कैटायन एनायन तो टच कर ही रहा है, एनायन एनायन भी टच कर रहा है। कि इसका मतलब ये हो गया कि एनायन टच टू अनदर एनायन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया। अब देखो, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस यहां भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? यहां पर हो जाएगा रिपल्शन स्टार्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? रिपल्सन क्या हो जाएगा बच्चों? स्टार्ट हो जाएगा। जब रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, जब हमारा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। कर जाएगी नहीं कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी। और अनस्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? उल्टा अनस्टेबिलिटी क्या कर जाएगी बच्चों? अनस्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। कर जाएगी नहीं कर जाएगी? पक्का। तो पहली 99% केसेस में कभी भी एक एनायन दूसरे एनायन को नहीं टच करना चाहिए, ठीक है। एक एनायन दूसरे एनायन को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। नोट करो फटाफट इसको। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कैटायन सराउंडेड बाई मैक्सिमम ऑफ एनायन, है ना। अगर कोई कैटायन ज्यादा से ज्यादा एनायन से सराउंडेड है, कोई कैटायन ज्यादा से ज्यादा एनायन से सराउंडेड है, लेकिन एनायन आपस में टच नहीं होने चाहिए, तो ऐसे की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। एनायंस फॉर्म्स पैकिंग, एनायंस फॉर्म्स पैकिंग। पैकिंग की चर्चा भी होगी, है ना। एनायन फॉर्म पैकिंग, बट कैटायन फॉर्म्स void, ये कैटायन फॉर्म voids because size of cation is very small, cation is very small। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दूसरे पेन से लिखना। अगर लिखो इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज लो, अगर इसका रेडियस क्या है? कम है, ठीक है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज लो, देन स्टेबिलिटी इज लो। क्यों? अगर ये छोटा होगा, तो ये क्या होंगे? पास में आ जाएंगे। अगर ये छोटा होगा तो ये क्या होगा? पास में आ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर लिखो इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज लो देन स्टेबिलिटी इज लो, कॉमा कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, as well as radius ratio is also low, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। इफ साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस
then approx 3 anions surrounded to approx 3 anions surrounded to 1 cation, but anion is not touch each other. Touch each other, है ना, in a normal condition, ठीक। मेरा इशारा किस पर होगा? ट्रायंगुलर वॉइड्स पर, नॉर्मल कंडीशन, ठीक। तो ये आपकी कुछ कंडीशन थी जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था। अब मैं एक दो ये भी करके दिखाता हूं, ये वैल्यू कैसे आई है, ठीक है। आपको अल्टीमेटली याद ही करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कैसे वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटरमाइन की गई है, ये कैसे आपको निकाला गया है, ये मैं जरूर एक दो बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको फीलिंग आ जाए कि साहब ये निकाला कैसे गया है। एक दो फीलिंग आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस बेटा इसी चार्ट से ही सब हो जाएंगे। जो मैंने मेथड अभी आपको बताया बोर्ड पर, तो सारे प्रॉब्लम्स आपको इसी से मिलने वाले हैं, यही आपको करने वाले हैं, और इसी चार्ट को बेस बना करके हम लिखेंगे। तो एक दो हेडिंग जरूर डाल लो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो।